वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो जरा एक बार ये चीजें सुन लो क्योंकि ये मूवी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने वाली है, जिसको समझने के लिए आपको ध्यान से वीडियो देखना होगा, वरना आप कहोगे कि यार ये क्या दिखा दे, दिमाग का दही कर दिया। इसीलिए आपका ये हाल ना होना, तो मूवी को अच्छे से देखना। इंट्रो देना चाहता हूँ लेकिन दे दिया तो मजा खराब हो जाएगा और कहानी थोड़ी और कंफ्यूजिंग शुरुआत में लगेगी, इसलिए बिना किसी इंट्रो के शुरू करते हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आप कुछ एकदम नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी किया नहीं होगा। भरोसा है ना मुझ पे? चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है एक खतरनाक जंगल से, जहाँ पर कुछ लोग एक लड़का और लड़की को कपड़े में डालकर कहीं लेके जा रहे होते हैं। अब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि दोनों के अंदर जान है, लेकिन दोनों बेहोश पड़े हुए हैं। वहीं पर अना नाम की महिला भी होती है, जिसके साथ इसी जंगल में रहने वाले कुछ लोग भी शामिल होते हैं। और ये सब इन दोनों को यहाँ पे बलि देने के लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जो अंजाम देगी अना। अब उस बलि के पीछे बहुत बड़ा कारण है। अना और लड़का, जिसका नाम जेम्स है दोस्तों, दोनों पति पत्नी है। हालांकि अना जेम्स से एज में काफी बड़ी है, लेकिन फिर भी दोनों की शादी हुई थी। लेकिन बाद में अना ने देखा कि जेम्स उसको इस दूसरी लड़की के साथ चीट कर रहा है, तो अना का दिमाग खराब हो गया। इसलिए गुस्से में वो दोनों को मारना चाहती। इस जंगल में वैसे एक मंदिर है जहाँ इंसानों की बलि दी जाती है, इसलिए अना इनको यहीं पे लेकर आ जाती है। अब वो उस लड़की को मारकर सीधा दलदल के अंदर गिरा देती है दोस्तों, जिससे लड़की तो मर जाती है। लेकिन जब वो जेम्स को मारने वाली होती है, उससे पहले जेम्स वहाँ से भाग चुका होता है, क्योंकि वो होश में आ चुका था। अना गुस्से में जेम्स को यहाँ वहाँ ढूंढने लग जाती है और चिल्लाते हुए बस यही कह रही होती है कि मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तब जैसे ही अना आगे बढ़ती है ना, उसको सामने जेम्स नजर आता है। लेकिन वो अना के सामने खुद को सरेंडर करने नहीं आया था, बल्कि वो एक खंजर से सीधा अना के अंदर वार कर देता है। सीन यहीं पे कट होता है। अब अगले सीन में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं। वो उसी जंगल में शिकार करने आए होते हैं। उनमें से दोस्तों एक लड़की एक जानवर पे निशाना साधती है, लेकिन तभी किसी और चीज की आवाज उस जानवर को वहां से भगा देती है। अब लड़की को लगता है कि कोई दूसरा जानवर आ रहा होगा, इसीलिए वो तुरंत ही उस ओर गोली चला देती है। लेकिन गोली चलाने के बाद उसके दोस्तों को पता चलता है कि उसने किसी जानवर पे नहीं, बल्कि किसी इंसान को गोली मार दी, जो किसी चीज से बचकर भाग रहा था। अब जैसे वो इंसान मरता है, आसपास का मौसम बदलने लग जाता है और एक अजीब सी आवाज गूंजती है, जो कानों में दर्द देने वाली होती है। अब हम जॉन नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं दोस्तों। वो अचानक से नींद से जागता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठा होता है। असल में क्या है ना, आज उसकी पत्नी नीतू का चेकअप था, मतलब उसकी डिलीवरी कब हो सकती है उसके बारे में। तो इंतजार करते हुए जॉन की आंख लग गई, और जब चेकअप कंप्लीट होता है तो डॉक्टर जॉन और नीतू से कहती है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल है, इसी महीने डिलीवरी हो जाएगी, और अगर आप कोई दिक्कत फेस करते हो तो हमें बता देना। ये सुनकर ये दोनों बड़े खुश होते हैं और वहाँ से अपने घर आ जाते हैं वापस। लेकिन जॉन थोड़ा सा टेंशन में है दोस्तों, क्योंकि उसका ट्रांसफर हो चुका है और कल ही उसको नए पुलिस स्टेशन जाना होगा। तो नीतू कहती है, अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, आप जाइए और जल्दी वापस आ जाना। दोस्तों जॉन जाना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है उसकी, इसीलिए वो अगली सुबह नए पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में आते ही उसको आता है फोन कि नीतू की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है, और भगवान की दया से आपकी बेटी हुई है। तो जॉन खुश तो बहुत होता है दोस्तों, लेकिन अब वो घर नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि अभी अभी तो उसकी ज्वाइनिंग हुई है और छुट्टी न जाने कब मिलेगी, पता नहीं कब वो अपनी बच्ची को देख पाएगा। इसलिए वो अपना सफर कंटिन्यू रखता है। और हम देख पाते हैं कि ये सफर उसी जंगल से होकर गुजरता है, जिसके बारे में जॉन अभी अनजान है दोस्तों, कि ये जंगल कितना खतरनाक है। तो जाते हुए उसको रास्ते में एक हिरन भी नजर आता है, जो कि काफी सुंदर होता है। अब जिस गाड़ी से वो जा रहा था ना, उसमें कुछ और लोग भी सवार होते हैं, जो सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं, बढ़िया बढ़िया। इसी बातों के दौरान दोस्तों ड्राइवर का ध्यान आगे नहीं जाता और वो अनजाने में एक आदमी को टक्कर मार देता है, जो जंगल से ही भागकर बाहर आ रहा था। तो सभी देखकर डर जाते हैं कि क्या हो गया, कहीं पुलिस का चक्कर ना हो जाए। लेकिन जब जॉन देखता है तो हुलिया देखकर बता देता है, ये पुलिस वाला लग रहा है, इसे चोट लगी है, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। उस ऑफिसर के पास वॉकी टॉकी भी होता है दोस्तों, जो कि दूसरे डिपार्टमेंट का लग रहा होता है, मतलब ये ऑफिसर किसी दूसरे डिपार्टमेंट से होगा। तो जॉन क्या करता है कि वॉकी टॉकी अपने पास रखकर तुरंत ऑफिसर को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। और तब वहाँ जॉन से मिलने उसका सब इंस्पेक्टर अशोक आता है दोस्तों। जॉन उसको सारी बातें बताता है और उस ऑफिसर की आईडी कार्ड भी देता है, जिसका मतलब अभी एक्सीडेंट हुआ था। कार्ड से पता चलता है कि उसका नाम पीटर है। तो अशोक इस चीज की रिपोर्ट पीटर की फैमिली और उसके डिपार्टमेंट को करने के लिए प्रोसेस कर देता है। इसके बाद जॉन और अशोक आपस में काफी बातें करते हैं दोस्तों, क्योंकि आज से ये दोनों स्टेशन में साथ में काम करेंगे। अशोक अब उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है। तो जॉन कहता है कि मेरे पिता मेरे पैदा होने से पहले कहीं चले गए, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। लोग कहते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के सदमे में कुछ सालों के बाद मेरी माँ भी चल बसी। आज ही बेटी हुई है मेरी, तो बस छुट्टी मिलते ही घर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर अशोक कहता है, ये तो खुशी की बात है, 2 दिन रुको, फिर मैं तुम्हारी छुट्टी का बंदोबस्त करवाता हूँ। तो जॉन को बड़ी खुशी होती है कि चलो सपोर्टिव अच्छा आदमी मिला मुझे। तभी एक ऑफिसर अशोक के फोन पे कहता है, सर जल्दी यहाँ पर आ जाइए, कुछ गड़बड़ हुई है। मैं और रेजी जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो हमने कुछ लोगों को पकड़ा है। सभी जवान है और अमीर घर से लगते हैं। वो किसी तरह की शूटिंग के लिए आए थे, इसलिए उनको जंगल में शूटिंग की परमिशन चाहिए थी। लेकिन आप तो रेजी को जानते ही हैं, वो उन्हें परमिशन नहीं दे रहा, लगता है पंगा हो गया। ये सारी बातें दोस्तों
एक ऑफिसर बताता है अशोक को। तो ये सुनकर अशोक कहता है ठीक है मैं आता हूँ। तो वहीं रेजी के सामने वही लोग खड़े होते हैं जिनमें से एक वो लड़की भी है दोस्तों जो कि मूवी की शुरुआत में एक बंदे को गोली मारी थी, याद होगा आपको। रेजी जब उनको मना कर देता है तो वो लोग उसको धमकी देने लग जाते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि मामला हाथापाई पे उतर आता है। तभी थोड़ी देर के बाद अशोक भी वहाँ पे पहुंच जाता है। अब उसके आने के बाद अशोक को पता चलता है कि जंगल में किसी की लाश मिली है जिसे उसी लड़की ने मारा था, वही वाली लाश। लेकिन अभी कंफर्म करना मुश्किल है पुलिस के लिए, क्योंकि जिसकी लाश है उसका चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था, पहचान पता ही नहीं हो रही थी। इसीलिए अशोक रेजी और जॉन को लेकर जंगल में आ जाता है ताकि उस इंसान की लाश को देख सके। अशोक फॉरेंसिक वालों को भी बुला लेता है यहाँ पे, जो जांच करके बताएंगे कि ये लाश किसकी है। अगले सीन में दोस्तों हम डेविड नाम के ऑफिसर को देखते हैं जो उसी जंगल में मौजूद होता है और उसके पैरों से काफी ज्यादा खून भी बह रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसको गहरी चोट लगी हुई है। वो मदद के लिए अपने बाकी साथियों को भी पुकारता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। इसीलिए वॉकी टॉकी के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश करता है कि आसपास कोई मौजूद होगा तो मुझे बचाने के लिए आ जाएगा। लेकिन तभी उसका कनेक्शन पीटर के वॉकी टॉकी से जुड़ जाता है, जो अभी किसके पास, जॉन के पास था दोस्तों। डेविड तो उससे मदद मांगते हुए कहता है कि सर आप जो भी हैं मुझे प्लीज बचा लीजिए, मुझे बहुत ही गहरी चोट लगी हुई है, मैं जंगल में फंसा हुआ हूँ। मेरे साथ कुछ ऑफिसर्स आए हुए थे, हमें काम मिला था अपराधियों को दूसरे जेल ले जाने का, लेकिन जंगल के रास्ते आते ही वो हमारे चंगुल से छूटकर भाग गए। इसीलिए हम उनका पीछा करते करते जंगल में पहुंचे, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। प्लीज मुझे बचा लीजिए वरना मैं मर जाऊंगा। अब जब ये बातें सभी को पता चलती हैं तो रेजी अशोक से कहता है कि सर ये हमारे डिपार्टमेंट का मसला नहीं है, अरे हमें नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। वैसे भी आप जानते हैं कि जंगल कितना खतरनाक है, यहाँ से कोई भी लौट कर वापस नहीं आता। तो तब डेविड कहता है कि सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, आज ही मेरा बेटा पैदा हुआ है, अगर मैं मर गया तो उसे कभी मिल नहीं पाऊंगा, मेहरबानी करके मुझे बचा लीजिए। ये सुनकर दोस्तों जॉन को अपनी बेटी की याद आ जाती है कि मेरी भी तो बेटी हुई है, मुझे भी उससे मिलना है। तो वो खुद अशोक से रिक्वेस्ट करता है कि सर हमें डेविड की मदद करनी चाहिए। तो अशोक उसकी बात मान लेता है, लेकिन रेजी जाना तो नहीं चाहता था, फिर अशोक की वजह से उसको भी जाना पड़ जाता है। अब हम उस टाइम का सीन देखते हैं जब डेविड अपराधियों को दूसरे जेल लेके जा रहा था। तो अपराधी पुलिस वालों की आंख लगने का फायदा उठाकर उनसे गन छीन लेते हैं और तुरंत वैन से निकलकर जंगल में भाग जाते हैं दोस्तों। डेविड भी उनका पीछा करते करते जंगल में आ जाता है। उसी के साथ पीटर भी शामिल था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, और अब उन्हीं लोगों में मयूर नाम का आदमी भी होता है। वो डेविड से कहता है कि सर इस जंगल से निकलते हैं, ये सही नहीं है, शापित है ये जंगल, जो आता है लौट के कभी नहीं जाता। लेकिन डेविड कहता है बेकार की बातें मत करो यार, वो सब छोड़ो, अपराधियों को पकड़ने में ध्यान दो। तभी वहाँ पे वो अपराधी आ जाते हैं जो छुपकर ऑफिसर को मारने में लगे होते हैं। और ऐसे ही दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते डेविड और मयूर को सामने एक मूर्ति नजर आती है जो कि काफी अजीब दिखाई देती है। मतलब कि मूर्ति का चेहरा कौवे जैसा होता है। उसको देखते डेविड हैरान कि इसकी कौन पूजा करता होगा। और तभी मयूर को वो अपराधी पकड़ लेते हैं दोस्तों। ये देखकर डेविड उन अपराधियों को शूट कर देता है ताकि वो अपराधी मयूर को ना मारे, लेकिन गोली चलते ही वहाँ का मौसम बदल जाता है। अचानक में अंधेरा हो जाता है और अजीब अजीब आवाजें भी आती है। ठीक वैसे ही जब उस लड़की ने, याद होगा आपको, उस बंदे को शूट किया था और आवाज इतनी तेज थी कि कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और सभी यहाँ वहाँ भागने लगे थे, याद होगा आपको। अब हम अशोक को देखते हैं दोस्तों। वो जॉन और रेजी के साथ जंगल के अंदर आ चुका था। रेजी तो अभी भी डरा हुआ होता है, जो देखकर जॉन अशोक से कहता है कि ये रेजी इतना डरा हुआ क्यों है। तो अशोक कहता है कि इस जंगल की एक कहानी है बड़ी मशहूर। सालों पहले अन्ना नाम की महिला ने 2 लोगों की इसी जंगल में बलि दी थी, तभी से ये जंगल शापित बन गया। लेकिन मैं इन बकवास बातों को नहीं मानता। अब ये लोग डेविड से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि तुम बताओ कहाँ आना है। तो डेविड उनको अपनी लोकेशन बता रहा होता है, लेकिन वो क्या ही बताएगा, चारों तरफ तो सिर्फ पेड़ ही पेड़ होते हैं दोस्तों, कहेगा भी क्या। तो डेविड कहता है कि यहाँ एक मूर्ति है कौवे की शक्ल की, उसी के पास एक मोटा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे मैं बैठा हुआ हूँ। और काफी मशक्कत करने के बाद जब वो सभी मूर्ति के पास पहुंचते हैं तो उन्हें डेविड कहीं नजर नहीं आता। रेजी कहता है कि चलिए ना सर चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो अशोक दूसरे डिपार्टमेंट के एसआई को फोन लगाता है, जहाँ का मतलब डेविड ऑफिसर है वहीं का। लेकिन वो एसआई कहता है कि हमारे कोई भी ऑफिसर अपराधियों को लेकर कहीं नहीं गए, आपको गलतफहमी हुई है और आपने उस जंगल में जाने की हिम्मत कैसे की, आपको तो पता है ना वो जंगल कितना खतरनाक है। लेकिन अशोक कहता है कि मैं तो उस ऑफिसर की आवाज सुन पा रहा हूँ, अच्छे से चेक कीजिए, ऑफिसर्स गए होंगे। वैसा ही कहता है कि उस ऑफिसर से उसका नाम और उसके बाकी ऑफिसर्स के नाम पूछो। तो जॉन डेविड से उसका नाम और बाकियों का नाम पूछता है। तो जैसे ही ये एसआई सुनता है ना, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये सब तो आज से 30 साल पहले गायब हो चुके थे और जिस मयूर के बारे में डेविड ने बताया वो तो मेरे ही पिता है की। तो ये अशोक 30 साल पहले किसी इंसान से बात कैसे कर रहा है। दोस्तों वो एसआई अशोक को जल्दी से जंगल से भागने के लिए कह देता है, लेकिन अशोक तो यकीन ही नहीं कर पाता कि ये सब चल क्या रहा है। वो उस पेड़ तक भी पहुंच जाता है जिसके बारे में डेविड बता रहा था कि मैं वहीं पे हूँ, और वो अभी भी लाइन पे होता है, लेकिन वहाँ पे कोई है ही नहीं सिवाय कंकाल के। और तब जाकर अशोक और बाकियों को भी डर महसूस होने लग जाता है कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ कंकाल कैसे है।
यहाँ तो इंसान को होना चाहिए था। और जबकि डेविड बार बार कह रहा होता है कि मैं वहीं हूँ, वहीं पे हूँ। रेजी के तो डर के मारे दोस्तों प्राण निकल रहे होते हैं। अशोक और जॉन तो फंस गए। वो लोग भी जंगल से निकलने का फैसला करते हैं कि चलो निकलते हैं। और यहाँ हॉस्पिटल में पीटर के घर वाले आ जाते हैं, जहाँ एक बूढ़ी आंटी कहती है कि जिसकी आपने फोटो भेजी है वो पीटर मेरा पति है और ये उसका बेटा है। ऑफिसर हैरान दोस्तों कि ये चल क्या रहा है। अरे उस पीटर की एज तो देखो, वो खुद 30 से 35 साल का लग रहा है और उसका बेटा 25 साल का कैसे हो गया। आपको गलतफहमी हुई है, ये आपका पति नहीं है। लेकिन वो आंटी कहती कि पीटर 30 साल पहले जंगल में लापता हो गया था और आज जाकर उसकी खबर मिली है, इसलिए प्लीज हमें उनसे मिलने दो। लेकिन तभी अफसोस की खबर आती है कि पीटर मर चुका। अब दोस्तों यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है, 30 साल पहले का इंसान इधर से उधर कैसे हो सकता है, ये कंफ्यूजन आगे मैं क्लियर कर दूंगा। अभी बस आप देखते रहिए। तो अब अशोक और जॉन को कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब इस टाइम के लोचे को कंफर्म करने के लिए। जैसे कि वॉकी टॉकी ठीक 30 साल पुराना वाला लग रहा होता है, मतलब वही जो कंकाल के पास मिला है वो वाला। पीटर की आईडी में डेट और बर्थ के हिसाब से देखें तो उसकी एज 60 के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन वो उतना नहीं था। तो ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि यहाँ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। और झटका तो तब लगता है जब ये पता चलता है कि जो लाश जंगल से मिली थी और ऐसा कहा जा रहा था कि उस लड़की ने उस बंदे को मारा है, तो फॉरेंसिक टीम के देखने पर पता चलता है कि वो लाश असल में किसी और की नहीं बल्कि रेजी की है। हाँ दोस्तों, आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा, पूरा सुनिए। तो अशोक भी फॉरेंसिक वालों से कहता है कि पागल हो क्या, रेजी तो हमारे साथ खुद लाश देखने के लिए गया था, तो वो उसकी लाश कैसे हो सकती है। ये क्या बक रहे हो, क्या हो रहा है ये। दोस्तों अशोक को इतना तो समझ आ जाता है कि जो अफवाह इस जंगल के बारे में फैली हुई है वो सब सही है, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। और तभी उनको रेजी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो देखते हैं कि रेजी दलदल में डूब रहा है। अशोक और जॉन उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी चक्कर में रेजी के हाथों से खून गिरकर जमीन पर लग जाता है। और ये होते ही दोस्तों वहाँ का मौसम बदलने लग जाता है। फिर से वो अजीब आवाजें आती हैं और इसी बीच रेजी भी दलदल में डूबकर मर जाता है। और जो फॉरेंसिक वालों को लाश मिली थी वो भी दलदल में डूबी हुई मिली थी। मतलब रेजी मरने के बाद वापस अशोक के साथ शामिल हो गया। ये कैसे हो सकता है यार, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। अब जैसे ही मौसम ठीक होता है दोस्तों, जॉन अपने आप को जंगल में अकेला पाता है। वो अशोक को भी आवाज लगाता है, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुन पाता, इसीलिए वो तुरंत जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तब उसको वहाँ पे एक बच्ची नजर आती है जो अपने भाई को ढूंढ रही है और वो जॉन से मदद मांगती है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ वो अपराधी आ चुके थे। कौन से अपराधी बताए, जो डेविड के चंगुल से बचकर भागे थे। मतलब कि जॉन खुद 30 साल पहले के टाइम पर पहुंच गया है दोस्तों, क्योंकि ये जो डेविड और पीटर वाला सीन है ना, ये 30 साल पहले का था। जॉन का सामना डेविड से भी होता है, लेकिन फिलहाल तो डेविड तो जॉन को बिल्कुल भी नहीं पहचानता। और तभी मयूर के पीछे वो अपराधी पड़ जाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। मयूर को बचाने के लिए जब डेविड उस अपराधी को शूट करता है तो एक बार फिर से जमीन पर खून गिरते ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। और जब इस बार मौसम ठीक होता है तो जॉन अपने आप को उस टाइम पर पाता है जब अन्ना ने जेम्स को मारने की कोशिश की थी। और जेम्स दोस्तों जॉन के सामने ही अन्ना के अंदर खंजर घोंप देता है, लेकिन अन्ना के साथ आए बंदे सीधा जेम्स की गर्दन उड़ा देते हैं। अब यहाँ फिर से जमीन पर खून गिर जाता है। वैसे ही मौसम बदलता है और जॉन फिर से जंगल में आ जाता है, जहाँ उसको सामने एक आदमी नजर आता है जो पागल जैसी हरकतें कर रहा है। इस बंदे को जॉन ने पहली बार देखा था, तो वो उससे कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है, सुनना चाहते हो तो सुनो। जॉन कहता है कि हाँ बताओ मुझे, बस मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और तब वो बंदा कहता है कि ये बात बहुत जमाने पहले की, जब पोर्चुगल से एक राजा यहाँ पर आया था जो हर तरफ अपना ही राज करना चाहता था। वो चाहता था कि लोग उसको भगवान माने, इसलिए उसने बाकी सारे भगवानों के मंदिर वगैरह तोड़ दिए और सबको खुद की पूजा करने पर मजबूर कर दिया। और तब एक दिन उस राजा को इसी कौवे के मंदिर के बारे में पता चला जहाँ लोगों की बलि दी जाती थी। उसने इसे भी तोड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा, इसीलिए गुस्से में आकर इस मूर्ति की पूजा करने वाले सभी लोगों को उसने मूर्ति के सामने ही मार डाला, जिस चीज से ये मूर्ति बेहद गुस्सा हो गई। राजा नहीं जानता था कि इस मूर्ति के पास टाइम को कंट्रोल करने की शक्ति है। उसने राजा को उसी टाइमलाइन में फंसा दिया और इस जंगल को ऐसा बना दिया कि एक बार जो इस जंगल में आ गया कभी लौट कर नहीं जाएगा, हमेशा यहीं पर फंस के रहेगा। जितने भी लोगों को तुमने अभी तक देखा वो सभी एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं और सभी का टाइम अलग है, इसीलिए सब यहीं हमेशा कैद हो चुके हैं। ये टाइमलाइन तब शिफ्ट होती है जब इस जंगल की जमीन पर खून गिरता है। खून गिरते ही टाइमलाइन अपने आप बदल जाती है। यानी कि दोस्तों मूवी में फोकस जॉन पर है, तो अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जब भी कभी किसी का खून जमीन पर गिरा उस टाइम जॉन की टाइमलाइन बदल जाती है, जिससे वो कभी अन्ना के पास चला जाता है, कभी पीटर और रेजी के मरने के टाइम, तो कभी जब दोनों अपराधियों को पकड़ रहे थे उस टाइम। इस तरह से बाकियों के लिए भी टाइम शिफ्ट हो रहा है, लेकिन हमारा ज्यादा फोकस जॉन पे रहेगा दोस्तों। लेकिन जॉन अभी भी कंफ्यूज में है। हाँ जानता हूँ दोस्तों आप अभी भी कंफ्यूजन में होंगे, लेकिन आगे थोड़ी और डिटेल्स होंगी, समझ आ जाएगा आपको। तो अब जॉन उस बंदे से कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कैसे पता। जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं ही वो गद्दार हूँ जिसने राजा का साथ दिया था इस पूरे राज्य
राज्य पर कब्जा करने के लिए, इसीलिए मैं यहीं पर फंस कर रह गया हूँ। अगर तुम इस टाइम लूप से बाहर आना चाहते हो तो उस चीज को होने से रोकना होगा जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी। यही एक रास्ता है, वरना हमेशा यहीं फंसे रह जाओगे। तो जॉन बिल्कुल हैरान होता है कि ये सब हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे दोस्तों सिर्फ इतना पता है कि उसको बस जैसे तैसे यहाँ से बाहर निकलना है। अब जॉन ये सोचता है कि अगर वो उस मूर्ति के पूजा करने वाले लोगों को मरने ना दे या खून जमीन पर गिरने ना दे तो वो इस टाइम लूप को तोड़ सकता है। तो सबसे पहले उसको रेजी नजर आता है जो दलदल में फंसा हुआ है, डूब रहा है। जॉन उसको बचाने जा रहा होता है कि तब तक उसका खून जमीन पर गिर जाता है। इससे टाइमलाइन फिर से चेंज हो जाती है और जॉन पहुंच जाता है दूसरी टाइमलाइन में। यहाँ पर आने के बाद रेजी दलदल से बाहर निकलकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो भाग रहा होता है सामने से एक लड़की उसको शूट कर देती है। वही लड़की जिसने शुरुआत में एक बंदे को शूट किया था, मतलब वो बंदा रेजी ही था। और जब उस टाइमलाइन की रेजी ने वो लाश देखी तो वो उसको पहचान ही नहीं पाया कि ये लाश मेरी है। मतलब कोई जिंदा इंसान कैसे सोच पाएगा कि लाश उसकी है। यही सीन वहाँ पे उस टाइमलाइन की रेजी के साथ हुआ। अब जो दूसरा रेजी था वो तो मर गया था और उसका खून जमीन पर गिर गया था, तो उससे टाइमलाइन फिर से चेंज हो जाती है और जॉन दोबारा से पहुंच जाता है 1994 जब डेविड यहाँ पर फंसा था। तो यहाँ जब डेविड मयूर को बचाने के लिए अपराधियों को शूट करने वाला होता है कि उसको रोकने के लिए जॉन बीच में आ जाता है और उससे कहता है कि जो मैं कहूंगा शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यही सच है। ये जगह शापित है, हम सभी यहाँ पे फंसे हुए हैं, आपको यहाँ से निकलना होगा। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो कभी भी अपने बेटे से मिल नहीं पाएंगे और वो हमेशा आपके इंतजार में रह जाएगा। तो डेविड हैरान होता है कि तुम कैसे जानते हो कि आज मेरा बेटा पैदा हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों जॉन ने पहचान लिया था कि डेविड ही उसके पिता हैं, क्योंकि वो भी इसी जंगल में 30 साल पहले गायब हो गए थे और अब वो अपने पिता को सामने देख पा रहा था। जाहिर सी बात है कि डेविड तो उसको नहीं पहचानेगा। तो जॉन अपना डेट ऑफ बर्थ दिखाता है कि इसी दिन मैं पैदा हुआ था, आप ही मेरे पिता हो। आपको यकीन हो ना हो, लेकिन मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। इसीलिए कुछ भी हो जाए किसी का भी खून जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, वरना सब बर्बाद हो जाएगा और हम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। डेविड डरा हुआ भी होता है और दूसरा ऑप्शन कोई नहीं होता उसके पास, इसलिए जॉन की बात मान लेता है। और आपको याद होगा दोस्तों, जॉन को उस पागल आदमी ने कहा था कि जहाँ से सब की शुरुआत हुई है वहीं से रोको इसको, तभी सब खत्म होगा। तो दोस्तों अब जॉन ने इस टाइमलाइन को ही चेंज होने से रोक दिया, इसीलिए उसको लगता है कि अब टाइमलाइन चेंज नहीं होगी, अब सिर्फ जंगल से बाहर निकलना है। वो पीटर और बाकी ऑफिसर्स को भी शामिल करता है और अब सभी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। तो अब दिक्कत वाली बात यह है कि ये लोग जितना भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, हर बार घूम फिर कर उसी मूर्ति के पास आ जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर जंगल से बाहर निकलेंगे कैसे, घूम फिर कर तो यहीं पर आ रहे हैं। तो जॉन कहता है कि हमें अलग अलग होकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता और दोबारा से ये लोग एक ही जगह पर आकर रुक जाते हैं। तभी वहाँ पर वो अपराधी भी पहुंच जाते हैं जो अब डेविड और बाकी ऑफिसर्स पे हमला करने लगते हैं। अब जॉन तो जानता है कि एक भी बूंद गिरा खून का तो सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए ये लोग अपराधियों को मारने के लिए गर्दन तोड़ना या गला घोटना यूज करते हैं ताकि इंसान मर जाए पर खून ना बहे, जिसमें उनको कामयाबी तो मिल रही होती है। लेकिन तभी एक अपराधी सीधे डेविड के हाथों में लकड़ी घुसा देता है, जिस चीज से उसका खून निकलता है और वो खून सीधे जमीन पर गिर जाता है। सारी मेहनत जॉन अपनी आंखों से बर्बाद होते हुए देख रहा होता है और अब एक बार फिर से टाइमलाइन चेंज होने के लिए मौसम बदलने लगता है। लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है दोस्तों, मौसम बदलता तो है लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि टाइमलाइन चेंज नहीं हुई, क्योंकि इस बार लोगों के मरने का पैटर्न चेंज हुआ होता है। जैसे पहले गन से अपराधी को मारा गया था, इस बार दूसरा तरीका अपनाया गया है। तो जॉन सोचता है शायद अब सब ठीक हो गया है। ये सब देखकर खुशी हो जाती है उसको, और उनकी खुशी दोगुनी तब हो जाती है जब उनको कार की हॉर्न की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर ये लोग सड़क के पास आ जाते हैं। तो जॉन ड्राइवर से ये साल कौन सा है पूछता है। तो ड्राइवर कहता है कि साल 1994 है। मतलब दोस्तों टाइमलाइन अब 1994 पे फिक्स हो चुकी है। तो जॉन अपने पिता डेविड से कहता है कि आप जाइए, क्योंकि आपका बेटा आपका इंतजार कर रहा है। पिता के बगैर जीना मैंने देखा है, बहुत मुश्किल होती है। मैं इस टाइमलाइन का नहीं हूँ, इसीलिए यहाँ सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। अब दोस्तों डेविड जाना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी चला जाता है। अब दोस्तों जब वो चला जाता है ना, तो जॉन सोचता है कि चलो मुझे पिता का प्यार नहीं मिला, लेकिन इस टाइमलाइन के जॉन को पिता का प्यार जरूर मिलेगा। इसीलिए वो खुद को शॉर्ट करके मार देता है और मरते ही हम एक बार फिर से जॉन को हॉस्पिटल की वेटिंग रूम में नींद से उठते हुए देखते हैं, जैसा हमने पहले देखा था वैसे ही। लेकिन हैरानी वाली बात यह है दोस्तों कि इस बार उसके साथ डेविड भी होता है। मतलब जब जॉन ने खुद को मारा तो अब वो इस टाइमलाइन के जॉन में बदल गया और अब यही 1994 से चलने वाली टाइमलाइन हमेशा चलती रहेगी, जहाँ उसके साथ उसके पिता होंगे। वो जंगल नहीं जाएगा, ना अपनी बेटी से दूर होगा, क्योंकि आज डिलीवरी थी उसकी पत्नी की, तो आज ही उसकी बेटी होती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और अब ये होने के बाद जॉन को दूसरे पुलिस स्टेशन जाना था, क्योंकि उसका ट्रांसफर हुआ था ना, पहले यही हुआ था। वो जब इस बार पुलिस स्टेशन आ रहा होता है तो अशोक ही उसको लेने के लिए आता है, जबकि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। पिछली बार तो अशोक पीटर के हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद आया था। तो जॉन यहाँ पे समझ जाता है कि चलो ये सारा टाइमलाइन का खेल सही हो गया।
लेकिन दोस्तों तभी उसकी गाड़ी किसी को टक्कर मार देती है और जब ये लोग बाहर निकल कर देखते हैं तो उनको एक लड़की नजर आती है। जैसे ही इन लोगों ने टक्कर मारी होती है, सरप्राइज, ये वही लड़की है जिसने जानवर के बजाय रेजी को शूट कर दिया था। तो जॉन जल्दी से उस लड़की को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेके जाने लग जाता है, जहां उसको लगता है जोरदार झटका जब उसकी नजर पड़ती है लड़की के मोबाइल पर, क्योंकि मोबाइल के वॉलपेपर पर इस लड़की ने अपने पिता के साथ फोटो रखी होती है। और आपको पता है दोस्तों उसके पिता कौन है? उसके पिता कोई और नहीं बल्कि जॉन है। मतलब अभी कुछ टाइम पहले जो उसकी बच्ची पैदा हुई उसी का बड़ा रूप मरने की हालत में है। और इस तरह जॉन उसको देख रहा होता है और वो लड़की भी जॉन को पिता कहते हुए अपना दम तोड़ देती है। और जॉन समझ आता है कि ये टाइम लूप अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी भी वो टाइम लूप में फंसा हुआ है। तो तब उसको सामने वही राजा नजर आता है जिसने कौवे वाली मूर्ति को तोड़ा था। और तब जॉन को पागल बंदे की बात याद आती है कि जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी वहीं से रोकना होगा, तभी ये ठीक होगा, ये कहा था उसने। मतलब जब तक इस राजा को नहीं रोका जाता मूर्ति की पूजा करने वालों की हत्या से, तब तक ये टाइम लूप खत्म नहीं होगा। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। हाँ दोस्तों, दिमाग का दही तो कर ही दिया, लेकिन आप सभी होशियार हैं, आसानी से समझ गए होंगे मूवी को। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मैं एक बार शॉर्ट में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मूवी टाइमलाइन और टाइम लूप के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मतलब टाइमलाइन का चेंज होना और बार बार उसी टाइमलाइन में घूम फिरकर एक लूप क्रिएट करना। हमने ज्यादातर जॉन के व्यू से मूवी देखी। जब मूवी शुरू हुई थी तभी से टाइम लूप चल रहा था। पहली बार जॉन का हॉस्पिटल में नींद से जागना, वो नींद से जागना नहीं बल्कि टाइमलाइन का चेंज होना था। जो भी हमने देखा वो सब ऑलरेडी जॉन एक्सपीरियंस कर चुका था अलग अलग टाइमलाइन के अंदर। जब उसने टाइमलाइन चेंज करने की कोशिश की तो सिर्फ आउटकम चेंज हुआ, मतलब होने वाली चीजों के होने में बदलाव आया, लेकिन चीजों को होने से नहीं रोका जा सका। एक बार टाइमलाइन चेंज होने से जॉन कहीं और ही पहुंच जाता। जैसे जॉन से पीटर का एक्सीडेंट होना, डेविड का वॉकी टॉकी से मदद मांगना सिर्फ पहले एक्सपीरियंस किया, फिर बाद में खुद वो 30 साल पहले के टाइमलाइन में पहुंच गया। वहां से वो और भी कई टाइमलाइन में गया, जैसे आना वाली। लास्ट में उसने उस राजा को भी देख लिया जहां से शुरू हुआ। तो अब अगर सब कुछ रोकना है तो जॉन को उस राजा को रोकना होगा, और अगर वो मूर्ति को गुस्सा ना दिलाए तो कभी ये टाइम लूप क्रिएट ही नहीं होगा। और उसके बाद जॉन अपने पिता के साथ नॉर्मल लाइफ जिएगा, ना उसकी बेटी मरेगी, ना रेजी मरेगा, ना कुछ और गड़बड़ होगी। उम्मीद है दोस्तों ये दिमाग खराब करने वाली मूवी थोड़ा बहुत आपके समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।